गलत लोगों की वकालत करने वाले लोग गलत हैं। अभी बड़े मुद्दे चल रहे हैं देश में, वोट चोरी। अब संसद में ही चिल्लाने लगे कोई वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये भाई हुआ। और देश में आपको पत्रकार ऐसा कार्यकर्ता आप कैसे देखेंगे उसको? मैं ये कहूंगा, राहुल जी ने इतनी वकालत कर दी और एससी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नहीं बनाया तो राहुल जी के शब्द बदल जाएंगे। ये इतिहास, ये इंटरव्यू देखेंगे लोग रिपीट करके, देख लीजिएगा आप, ये इतिहास में दर्ज हो गया। मैं पार्टी के विपक्ष में कभी नहीं आऊंगा। योगी मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। इस स्थिति से अगर ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता की वैल्यू न देखकर, उसकी कार्यकाल को न देखकर अगर किसी और को उसको पद नियुक्ति हो जाती है तो उसमें ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता जो जिसको चीज को डिजर्व करता है उसको बहुत हर्ट होता है। तो नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में राहुल कुमार वाल्मीकि मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। समाज के बीच में, जनता के बीच में प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत कीमती समय दिया। और एक कार्यकर्ता के तौर पर आपसे एक बहुत शानदार चर्चा आज होगी और मैं समझता हूँ ये लोगों में पहुंचेगी तो एक मैसेज मिल जाएगा। उसको मौका ना मिले तो उसको हट होता है कि बोला यार मैं इतने टाइम से, अगर पैराशूट वाले को ही जगह तो फिर यही स्थिति ये होती है कि सामने वाला फिर दूसरा प्लेटफॉर्म अपना चुनता है। ये स्थिति होती है। जैसे अभी आपको अगर टिकट दिया है तो आपकी योग्यता देखी होगी भाई, आपको देखा होगा क्षेत्र में भाई भाजपा अगर टिकट दे रही है तो कहते हैं बड़ा सोच समझ के देती है भाजपा। था क्योंकि मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में सिविल लाइन के अंदर कोई एक अकेला वाल्मीकि में ही भाजपा का कार्यकर्ता, पार्टी में कार्यकर्ता सिविल लाइन में है, मैं ऐसे नहीं करा, लेकिन सबसे सक्रिय भूमिका में जो रहा मैं रहा वाल्मीकि। ठीक है। तो 70 सीटों में कई चुनाव 2 वाल्मीकि हम लड़े थे, एक हमारे मल्हा के नगले जीवनल से प्रेमराज चौहान जी थे और सिविल लाइन जमालपुर से मैं था। तो सबसे ज्यादा भूमिका अगर पूरे शहर की निगाह किसी पे थी तो वो मुझ पे थी कि राहुल कुमार वाल्मीकि, क्योंकि ईश्वर की कृपा से पार्टी में और समाज में कहीं ना कहीं चेहराओं में चर्चित में मैं रहता हूँ। ये मेरे लोगों का मेरा अपने प्रति प्यार है, सम्मान है और उस सम्मान को कभी मैं ऐसा तो नहीं मतलब चेहरा सीख गए हैं कि कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि नेताओं में बड़ा टैक्ट हो जाता है, बोले कुछ ना करो तो धरने बैठ जाओ। फेमस होने का सबसे सस्ता तरीका होता है, ऐसा तो नहीं है सर? वो धरना, वो अन्ना हजारे वाला धरना तो हमारा है नहीं, क्योंकि हम किसी वजह को लेकर धरना चलाते हैं। जब मानो नगर निगम में हो तो कहीं ना कहीं सहभागिता हमारी भी रहती है, क्योंकि समाज का कहीं उत्पीड़न। लेकिन कई बार दबी आवाज होती है कार्यकर्ताओं की, तो मैं अक्सर देखता हूं कि आपने कोई लिस्ट भेज दी, बता दिया किसी नेताजी से काम की उम्मीद है और नहीं हुई तो बड़ा दिक्कत हुई। बोले साहब के मतलब हमारे काम ही नहीं हो रहे साहब, कार्यकर्ता घूम रहा है यहाँ से वहाँ। पत्रकार जी, वो स्थिति यहाँ होती है क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी किसी और के ऊपर अग्रसर होते हैं अंदर जब ऑफिस है। सारे काम अगर प्रतिनिधि संभालेगा तो फिर प्रतिनिधि का तो हो गया काम। प्रतिनिधि सहयोगी जो ऑफिस में होते हैं कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ बाहर के लोगों से होती है। ये कई बार जिसमें प्रतिनिधि के कानून तक वो आवाज नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं जैसे आप उस बात को कह रहे होंगे, जैसे मैंने कभी किसी का विरोध किया था तो वो विरोध मेरा अपना पार्टी के किसी नेता का नहीं था। आप उस वीडियो को देखेंगे, मैंने उस वीडियो में मैं लगा दूंगा कैप्शन में, मैंने ये वीडियो के माध्यम से उनको जागरूक किया था कि आपके ऑफिस के अंदर ये चीजें चल रही है, ये क्या आपने के संज्ञान में ली। लेकिन उन्होंने संज्ञान में लेने के बाद संज्ञान लिया उन्होंने अच्छे से, इसलिए उन्होंने कमान से उनके हाथ से पावर ले ली, जो उनकी वैल्यू और औकात थी उनको वहां लाकर बैठा दिया। एक बड़ा सवाल यहाँ भी उठता है सर कि भाजपा के कार्यकर्ता अक्सर नगर आयुक्त का विरोध करते हुए नजर आ रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब वो आदमी अधिकारी है, अपना काम कर रहा है, अधिकारी है तो अधिकारी लेवल से काम करेगा। सीना छोड़ के कार्यकर्ता के ऊपर ये क्या तरीका होता है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक जाहिलों वाली हरकत करेगा तो पार्टी के लोग उसी हिसाब से उसको जवाब देंगे। वैसे वो क्या घटना थी? वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि कहीं प्रोग्राम चल रहा था, मेयर साहब वहाँ मौजूद थे, मतलब पूरी भाजपा मौजूद थी। हमारे शायद उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भैया वो थे, नाम शायद में ध्यान नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो उन्होंने किसी काम को लेकर उन्होंने कहा, तो इस तरीके से शर्ट को चढ़ाकर पार्टी के कार्यकर्ता पर इस तरीके से जैसे कि एक गुंडा और एक बदमाश किस्म की हरकत उन्होंने, तो पार्टी के बहुत नेता वहां थे तो उन्होंने कहा कि ये छवि आपकी बहुत खराब है। बाकी अगले दिन देखा ना, फिर बैठ के अगले दिन तो केक काट गया, काटा गया, कॉम्प्रोमाइज समझौता अधिकारी के बीच में। ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, मतलब आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाए लेकिन दूसरे दिन मना लेंगे। जब सर चुनाव नजदीक आता है तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलना स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल वो तो होता है। अभी बड़े मुद्दे चल रहे हैं देश में, वोट चोरी। अब संसद में ही चिल्लाने लगे कोई वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये भाई हुआ। और देश में आपको पत्रकार ऐसा कार्यकर्ता आप कैसे देखेंगे उसको? मैं ये कहूंगा, जब माननीय गृह मंत्री जी हमारे माननीय अमित शाह जी जब डिबेट में जब उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जब सामने से कह रहे हैं कि आपसे मैं पूछूंगा, आप बोलिए, सही तो कहा, उनके कहने से थोड़ी नहीं बोलेंगे, उनका अपना मन है। और फिर जब उन्होंने SIR पे जब चर्चा की, उन्होंने सारी चीजें खंड खंड एक एक व्यवस्थाएं बताई, सारे कांग्रेसी सदन छोड़कर भाग गए।
अरे भाई आप विपक्ष में बैठे हो, पक्ष आपको बोल रहा है तो आप जवाब देने में सदन छोड़ने के क्या मतलब, क्या जवाब ही नहीं है। ठीक है। और फिर कभी संविधान हाथ में ले लेते हो। मतलब भाजपा की सरकार में संविधान खतरे में आया था जब इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी, तब देश का संविधान खतरे में नहीं था। देश का संविधान तब खतरे में नहीं था। 14 वोट वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री न बनकर 1 वोट वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, तब संविधान खतरे में नहीं था। तो आपकी भी अपने कॉलों को झांकी कांग्रेसियों, आपने भी देश की बहुत सी व्यवस्थाओं को भंग किया है, तब संविधान खतरे में। ये बहुत एक बहस चर्चा का विषय होता है सर। चीजें कई बार हमें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं, तो आप इसे और कैसे देखते हैं? क्या इतनी ज्यादा की मतलब एक दूसरे पे कीचड़? अभी आप एक मर्यादा रखें, संसद में बैठे हैं आप, है ना, एक संवैधानिक गरिमा होती है, एक पद है, और वहां एक दायरा थोड़ा सुनिश्चित हो जाना चाहिए, या हम जो मन में आया संट बोल रहे हैं? सन मुझे शायद ध्यान नहीं है, शायद आपने वो दौर संसद का नहीं देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद को जो चुनकर गए थे, वही कांग्रेस का टाइम था जब उन्होंने वो माइक फाड़ दिए थे सांसद, हमारे सांसदों पर मतलब बहुत सारे मतलब जो माइक लगे थे वो उठा कर मारे थे हमारे साथ, मतलब इन्होंने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया था। तो कहते ना अंत और अताई में बहुत फर्क होता है। आज इनका दौर आ गया है तो बदला ले रहे हैं। हम बदला क्यों लेंगे? जिन्होंने राम के ऊपर प्रश्न उठाए थे, आज राम इनसे बदला ले रहे हैं। और राम जहां से वो अयोध्या सीट हार गए, वो उसको अखिलेश यादव जी उसको लेके बैठते हैं, अखिलेश यादव मुद्दा लेके बैठे, बोले इन्होंने राम को नहीं माना, लेकिन राम जी ने कहा तूने मुझे नहीं माना लेकिन मैं तुझे फिर भी यहाँ से जिताऊंगा। जीते, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑब्जेक्शन उठाया। ठीक है, मैं अयोध्या नहीं जीते, कोई बात नहीं, कितने खुश है अखिलेश यादव, और हम कहीं जीत जाते बगल में बैठा लेते हैं भाई, वो बगल में बैठा होता है सांसद। चलो हम अयोध्या हारते और कहीं हम जीतते हैं तो वोट चोरी। अच्छा, वैसे एक बात है सर, जैसे जिस तरीके से गंभीरता से मुद्दा उठाया गया, अब कोई पार्टी का एक नेता आकर के प्रोजेक्टर पे पूरा बता रहा है, तो ये मतलब ये मजाक तो नहीं है, कुछ तो तथ्य होंगे ना। आग लगती है तो धुआं उठता है, ऐसा बोलते हैं लोग ना, तो कुछ तो कहीं आपको महसूस होता नहीं? अच्छा नहीं, ये समस्या तो बोले बैलेट से चुनाव करा, बैलेट कराया ना, एमएलसी कराया था, हारे, एमएलसी कराया था, और भी बहुत सी जगह चुनाव बैलेट कराए थे, तब भी ये हारे। तब क्यों नहीं कहा इन्होंने वोट चोरी? वोट चोरी तो तब भी हुई थी ना। ईवीएम लाने वाला कौन देश के अंदर? वैसे चोरी हो रही हो तो रुकनी चाहिए कि नहीं? अरे क्यों, जो हो रही तो मैं कह रहा हूँ अगर हो रही हो, नेताजी देखो मैं बड़ा गंभीर पत्रकारिता कर रहा हूं, अगर चलो हो भी, अगर हो रही हो तो रुकनी चाहिए कि नहीं? माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया, 70 साल आपने चोरी करी, अब हम कर रहे हैं तो आपको दर्द क्यों? ये बात गलत बयान हो जाएगा सर, ये नहीं मान सकता। अब AQI के बारे में पूछा गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उनको पता नहीं है, वो तापमान से जोड़ रही है, वो तो आप बताइए, ये वीडियो चल रहा है। नहीं तो इसमें अब ये बताइए, ईवीएम लाने वाले देश के अंदर कौन? कांग्रेस। हाँ ठीक है। अच्छा, जब मतलब मानना ये है कि ये जहां जीतेंगे, वहां सही चुनाव न चुनाव आयोग को सही बताएंगे, और जहां हार जाएंगे तो चुनाव आयोग निकम्मा, चुनाव आयोग की साठगांठ, चुनाव आयोग, मतलब आप जहां जीतेंगे वहां चुनाव आयोग बिल्कुल सटीक चल रहा है, और जहां हार जाएंगे वहां चुनाव आयोग खराब, वोट चोरी करा दी। अच्छा, ये अब चलिए, ये एक देश की बात हो गई। हम अलीगढ़ की स्थिति को जब हम देखते हैं सर, विकास के हवाले से आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत जल्दी देखो, माननीय मुख्यमंत्री फ्लाईओवर गिना देते हो आप, फ्लाईओवर बनना है, 2 साल से यही बन रहा है। अच्छा, फ्लाईओवर गिनाने तो और सरकारों में फ्लाईओवर क्यों नहीं गिनाए? इस सरकार में भी तो अखिलेश जी तो मुंह पे ही जवान पे रखते हैं, क्या वो बताते रहते हैं मैंने फ्लाईओवर ही बनाए। उन्होंने एक बनाया था बस, उसके सिवा दूसरा शायद भूल गए वो यमुना एक्सप्रेस वाला गिनाते बस, उसके सिवा नहीं गिनाते। और बताइए कितने बनाए? और ऐसे भी फ्लाईओवर अलीगढ़ में बने जो भाजपा के टाइम पे बने, उन्होंने पटकी अपनी ठोक दी है कि ये मेरे कार्यकाल का था। आप जाइए किसी ने जमालपुर वाले, ये भी हुआ है क्या? ये भी हुआ है, दो प्लेटें लग रही हैं जो माननीय मतलब आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है कि अपनी प्लेट लगा दी उन्होंने? नहीं, प्लेट इन्होंने लगवाई है वहां कार्यकाल लगे, वो पटकी फिर हमने तोड़ी। अच्छा, फिर आप लोगों ने तोड़ दी भाई, जब हमारी सरकार में कोई चीज हो रही है, एक लगाएगा दूसरा तोड़ेगा, ये सिलसिला अपने नहीं टूटने दी, अपनी टूटने दी भाई। जो चीज जिसके टाइम में हो रही है उसका नाम होना चाहिए ना। विशाल जी ने जो काम किया तो वो काम विशाल जी करेंगे ना, राहुल जी की प्लेट कैसे लग जाएगी उस पर? अभी गीता थोड़ी पड़ी है कि निस्वार्थ हो जाएंगे? नहीं, गीता तो पढ़नी भी चाहिए। तो इसलिए इनका कांग्रेस, देखो अभी भी बिहार में चुनाव हुआ, हाँ बिहार में हुआ, और जो परिस्थिति सामने आई, कई पार्टियों के हौसले पस्त हो गए भाई। हौसले पस्त इसलिए क्योंकि मां भाजपा ने, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, हम आपस में सर चर्चा कर रहे हैं ना, इनसे कनेक्ट होकर के हम लोग बातचीत करें। मैं जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता हूं तो असली बात वहां पता चलती है, क्योंकि नाम नहीं ले सकते आप, ऑन एयर चैनल पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हौसले तो टूटे हैं, बिहार चुनाव से बड़ी उम्मीदें थी, और ये बात अतिशयोक्ति नहीं हो गई।
वो पार्टियों को मुक्की खानी पड़ी और उनको लग रहा है कि बड़ा गलत हो गया ये। देखो पहले विशाल जी, पहले होते थे चुनाव और बड़ा मजा आता था। अब क्या हो रहा है? मोदी योगी रोको प्रतियोगिता। जो चाचा है वही भतीजा दूसरे पक्ष में। पहले जिनकी एक दूसरे से नहीं मिलती, आज संगठन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ क्या तरीका है? मतलब अब चुनाव नहीं है, अब तो सिर्फ मोदी को रोको, कैसे भी रोको। और मोदी रोकने वालों में से थोड़ी है, उसने माननीय मोदी जी ने लोगों के दिल हैक किए, काम किया लोगों के बीच। एक देश का प्रधानमंत्री ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। देश के बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री, आज तक ग्राउंड लेवल पे आपने देखा किसी को? एक देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बिहार चुनाव में, चिराग पासवान युवा चेहरा, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की उन्होंने। कीचों में जा रहे हैं, गड्ढों में जा रहे हैं जनता के बीच में। बताइए किसी और पार्टी का कोई नेता? लेकिन सर सवाल वहां उठते हैं मुझ जैसे पत्रकार के, जब आपका एक सांसद खड़े होकर के कहता है संसद में कि जिसकी जात का पता नहीं, हम एक तरफ जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सब एक हैं, लेकिन हम संसद में खड़े होकर के भी बोलने से नहीं चूकते, है ना? तो वो उन्होंने सांसद जी ने वो शायद राहुल गांधी पे बोल दिया होगा, एक डाल पर उल्लू बैठे एक डाल पर तोता। और फिर मतलब वो जो कहते हैं ना ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज गांधी का पोता। तो वो उन्होंने तात्पर्य साथ उनका ये होगा, या तो आप उन्होंने तो ये भी, राहुल गांधी तो ये भी कहा था कि मतलब हिंदू ही मतलब हिंसक है। ऐसा क्यों बोला भाई? हिंदू हिंसक क्यों? ये शब्द तो बहुत आश्चर्यजनक था ना, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बता दिया। ये बहस थी, एक चर्चा चली, हिंदू को हिंसक बता दिया। ये तरीका सदन के अंदर आप बोल रहे हो, पूरे देश के हिंदुओं के लिए बोल रहे हो, तो ये गलत है। हिंदू हिंसक बता दिया तो सामने वाला डिफेंस में तो कुछ आपसे बोलेगा। फिर जिसकी जात का पता नहीं, फिर वो क्या है? समय आने पर तुम मतलब भगवा भी पहले। कई बार मुझे लगता है भाई साहब कि हम देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे कई बार भटकते भी हैं इन कारणों से। आज हम गरीबी, अशिक्षितता और बीमारियां तमाम तरीके की इस देश में हो रही हैं। मेडिकल सुविधाएं हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लड़े हैं और मुद्दों पर। तो क्या युवाओं में कभी इतनी जागृति आएगी कि पूछें, या कोई भी सरकार हो, हम सरकार की कोई पैरवी करने तो कोई बैठता नहीं है, हम पत्रकारों का काम स्वतंत्र पूछना है। कभी होगा ऐसा कि वो कहे भैया ये अपने झमेले अपने पास रखिए, आप हमें बताइए कि ये हमारे विकास की कितनी बात हो रही है, मेरे देश में शिक्षा की कितनी बात हो रही है, इन पर क्यों नहीं बात होती? सर चौथी असर शिक्षा पर बात क्यों नहीं होती? आप देखिए माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा का एक विभाग, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत ज्यादा विवाद चलता था, आज अलीगढ़ के युवाओं के लिए एक महेंद्र राणा प्रताप यूनिवर्सिटी देने का उन्होंने काम किया। तो ये शिक्षा के लिए तो दी है, यहाँ पे कोई आलू थोड़ी नहीं छिले जाएंगे। स्टूडेंट को शिक्षा के अग्रसर ले जाएंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, वहां से कुछ बनेंगे, वो शिक्षा के लिए दिए। और डिफेंस कॉरिडोर हमारा अलीगढ़ के अंदर कितनी बड़ी चीज है, लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, बहुत बड़ी चीज है। और जेवर पे हवाई अड्डा बन रहा है, तो वहां कोई आलू मूरी गाजर मूरी थोड़ी ना बिकेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आगमन लोगों का होगा, इकोनॉमिक पे। भाई नेताजी हैं और सत्ता में हैं तो सब हजम है, डाइजेस्ट तो हो जाता है, ये बात है। ये मैंने देखा है, जो सत्ता में हो और जो पार्टी की व्यवस्था में हो, फिर वो सब चीजों को डिफेंड कर लेता है। मतलब डिफेंड मतलब सही तो आपने कहा शिक्षा बात की, तो आप आइए देखिए। और नौकरियां भी माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, टीचरों की भी भर्ती कराई है कुछ समय पहले, वो देखिए आप, उनका मतलब एक निकाल कर देखिए कि कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है। अब विशाल जी एक बात बताइए, अब हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। अब जब हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो एक प्राइवेट सेशन जो चल रहा है तो वहां कौन जाएगा? वो भी तो सरकार के माध्यम से चल रहा है, सैलरी तो वहां भी अच्छी है, लेकिन सबको सरकारी ठप्पा ही चाहिए क्या? सरकारी मतलब सरकारी है साहब, तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। मरने के बाद भी कुछ मुआवजा मिल जाए, नहीं मिलता, प्राइवेट स्टेशन में भी मिलता है, ऐसी बात थोड़ी ना मिलता है। आप लगा लो कि प्राइवेट स्टेशन में भी बहुत अच्छी अच्छी सैलरियां विभागों में मिल रही है। मैं अपने युवाओं से ये भी कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी अगर नहीं भी है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर लेट सबमिट हो रही है, तो प्राइवेट सेक्शन में अपना ट्रायल करें। अब राहुल जी ने इतनी वकालत कर दी और एससी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, तो राहुल जी के शब्द बदल जाएंगे। ये भी इतिहास, ये इंटरव्यू देखेंगे लोग रिपीट करके, देख लीजिएगा आप, ये इतिहास में दर्ज हो गया। मैं पार्टी के विपक्ष में कभी नहीं जाऊंगा। योगी मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कई पहलुओं पर आज राहुल जी के साथ मैंने चर्चा की है और उन्होंने बखूबी जवाब देने का प्रयास किया, और ये इंटरव्यू आप देखिएगा जरूर। राहुल सर, वाकई कई बार होता है ना कि आप यथार्थ जान पाते हैं, तो मैं आपसे जो पॉलिटिकल बात कर रहा था इस दौरान, मैं समझ पा रहा था कि आप ग्राउंड पे जाकर के जब चीजों को देखते हैं तो वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपको कैसा लगा आज की चर्चा में? आज की चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कुछ चीजों पर रोशनी डालने का काम माननीय पत्रकार महोदय जो किया है। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, जिनकी आवाज को
किसी पॉलिटिकल प्रेशर के नाते दबा दिया जाता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। जो डिजर्व करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। आपको ठीक लगा सर? सही प्रश्न थे, बहुत सही प्रश्न था। आपने बहुत अच्छा मतलब इंटरव्यू आपने निकाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मुझे स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।